कोल्ड वॉर। दोस्तों 1945 में एलाइड फोर्सेस यानी कि यूएस, सोवियत यूनियन, फ्रांस और ब्रिटेन ने एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान को हरा दिया था। इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में एक लैंडमार्क इवेंट की तरह था। इसके बाद दुनिया पूरी तरह बदल जाती है और यही एंड कोल्ड वॉर की बिगिनिंग भी था। वर्ल्ड वॉर II के समय यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने जर्मन्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपने फोर्सेस को एक कर लिया था। सोवियत आर्मी वेस्ट की तरफ मार्च करती है और अमेरिकन्स ईस्ट की तरफ। 1945 में एलाइड सोल्जर्स जब जर्मनी में एल्बे रिवर के पास मिलते हैं तो एक दूसरे को पूरी गर्मजोशी के साथ गले लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने नाज़ीज को हरा दिया था। लेकिन इनके लीडर्स में यह गर्मजोशी नहीं दिखाई देती, बल्कि उनके बीच राइवलरी की शुरुआत हो चुकी थी। कंपीटिंग पॉलिटिकल फिलॉसफीज के कारण जन्मी ये एनिमोसिटी लगभग हाफ सेंचुरी लंबे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत करती है, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। व्हाट इज द कोल्ड वॉर? जैसा कि हमने बताया, वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद से ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। युद्ध खत्म होने पर यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हालत में था। जर्मनी और जापान जैसी पावर्स वॉर में हार चुकी थी। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पावर्स बन जाते हैं। इन्हीं दोनों पावर्स के बीच की राइवलरी से कोल्ड वॉर का जन्म होता है। यह कन्वेंशनल वॉर की तरह नहीं था, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स कभी भी डायरेक्टली आमने सामने आकर फाइट नहीं करती, बल्कि ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी, जिसमें ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के आमने सामने थे और इनके बीच आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के लिए संघर्ष चल रहा था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही यूएस और सोवियत यूनियन के अलायंस में दरार दिखने लगी थी। यूएस इस बात से नाराज था कि सोवियत लीडर स्टालिन ने 1939 में जर्मनी के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया था। वहीं स्टालिन एलायंस को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने 1944 से पहले जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप पर इन्वेजन क्यों नहीं किया। इस तरह दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास खो चुके थे। और फिर जब अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब्स गिराए तो राइवलरी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने ब्रिटेन को तो एटम बॉम्ब के बारे में बता दिया था, लेकिन स्टालिन को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। यहां तक कहा जाता है कि अमेरिका ने एटम बॉम्ब्स का यूज ही इसलिए किया था क्योंकि वो सोवियत यूनियन को एशिया में मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स लेने से रोकना चाहता था, साथ ही खुद को सुप्रीम साबित करना चाहता था। वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा यही था कि यूएस और सोवियत यूनियन एक दूसरे के राइवल्स बन चुके थे। इसके बाद दोनों ही साइड्स वर्ल्ड में अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश में लग जाती हैं और दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल किया जाता है। फिर आर्म्स रेस से लेकर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तक और बर्लिन वॉल से लेकर वियतनाम और कोरिया तक कोल्ड वॉर की राइवलरी को देखा जा सकता है। लेकिन इस सब की शुरुआत होती है वर्ल्ड के दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड होने से। आइए देखते हैं कैसे। द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। दोनों सुपर पावर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक अपने प्रभाव क्षेत्र को एक्सपैंड करना चाहती थीं, जिसकी वजह से वर्ल्ड दो अलायंस सिस्टम्स में डिवाइड हो जाता है। अलायंस सिस्टम से जुड़ने वाले छोटे देशों को प्रोटेक्शन, वेपन्स और इकोनॉमिक एड देने का प्रॉमिस किया जाता था। इस तरह सुपर पावर्स द्वारा लेड अलायंस सिस्टम पूरी दुनिया को दो कैंप्स में डिवाइड करना शुरू कर देता है। सबसे पहले यह डिवीजन यूरोप में देखने को मिलता है। वेस्टर्न यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज यूएस की साइड होती हैं और ईस्टर्न यूरोप सोवियत कैंप को ज्वाइन करता है। इस वजह से इन्हें वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस भी कहा जाता है। लेकिन यूरोप का डिवीजन आखिर हुआ कैसे था, पहले उसको समझते हैं। एन आयरन कर्टन डिवाइड्स ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप। सोवियत यूनियन का एक मेजर गोल खुद को वेस्ट की तरफ से होने वाले इन्वेजन से शील्ड करना था। वर्षों के इतिहास ने सोवियत के मन में इन्वेजन का डर बैठा दिया था, क्योंकि उसके पास वेस्ट की तरफ से कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं था। इसलिए कभी न कभी रशिया अपने हर एक नेबर का विक्टिम रह चुका था। 17वीं सेंचुरी में पोल्स ने क्रेमलिन पर कब्जा कर लिया था और अगली ही सेंचुरी में रशिया पर स्वीडन का अटैक हुआ था।
1812 में नेपोलियन ने मॉस्को पर धावा बोल दिया था। वहीं पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने इन्वेजन किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पर था, तब सोवियत ट्रूप्स ईस्टर्न यूरोप से नाज़ीज को पीछे धकेल रहे थे और वॉर खत्म होते ही ये ट्रूप्स सोवियत यूनियन के वेस्टर्न बॉर्डर से लगे हुए देशों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में लगभग 20 मिलियन कैजुअल्टीज सफर करने के बाद सोवियत यूनियन के लीडर स्टालिन किसी भी कीमत पर बफर जोन बनाना चाहते थे। इससे पहले फरवरी 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के लीडर्स ब्लैक सी के पास लोकेटेड याल्टा के रिजॉर्ट में मिले थे, जहां उन्होंने जर्मनी को अलाइड मिलिट्री फोर्सेस द्वारा कंट्रोल्ड जोन्स ऑफ ऑक्यूपेशन में डिवाइड करने का फैसला किया था। यह भी डिसाइड हुआ था कि जर्मनी सोवियत यूनियन को लाइफ और प्रॉपर्टी के लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करेगा। यहां स्टालिन ने यह भी प्रॉमिस किया था कि वो ईस्टर्न यूरोप में फ्री इलेक्शंस हेल्ड करने देंगे। हालांकि ब्रिटिश पीएम चर्चिल को उन पर तब भी भरोसा नहीं था और उन्होंने कहा था कि स्टालिन अपना वादा तभी निभाएंगे जब ईस्टर्न यूरोपियंस रशिया के साथ फ्रेंडली पॉलिसी फॉलो करेंगे। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद स्टालिन याल्टा अग्रीमेंट को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और ईस्टर्न यूरोप के देश जैसे कि अल्बेनिया, बल्गेरिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया, पोलैंड और यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इंस्टॉल कर देते हैं। याल्टा अग्रीमेंट के समय रूजवेल्ट यूएस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अप्रैल 1945 में उनकी डेथ हो जाती है। उनके सक्सेसर बनते हैं हैरी एस ट्रूमन। ट्रूमन के लिए स्टालिन की तरफ से ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस में फ्री इलेक्शंस कराने में आनाकानी करना इन देशों के राइट्स का सीधा वायलेशन था। ट्रूमन, स्टालिन और चर्चिल जुलाई 1945 में जर्मनी के पोट्सडैम में मिलते हैं। यहां ट्रूमन स्टालिन से एक बार फिर ईस्टर्न यूरोप में फ्री इलेक्शंस परमिट करने की बात कहते हैं, लेकिन सोवियत लीडर इससे इनकार कर देते हैं। 1946 की शुरुआत में स्टालिन एक स्पीच में कहते हैं कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एक ही दुनिया में एक साथ नहीं रह सकते। इस तरह ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन का डोमिनेंस हो चुका था और उसे ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाने लगा था। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल अपनी फेमस स्पीच में कहते हैं कि एक आयरन कर्टन ने यूरोप को डिवाइड कर दिया है और ये आयरन कर्टन जर्मनी के बीच से होकर जाता था, यानी कि जर्मनी भी दो सेक्शंस में स्प्लिट हो चुका था। ईस्टर्न पार्ट को सोवियत्स कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें आधा बर्लिन भी शामिल था। यहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है और ईस्टर्न जर्मनी को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम दिया जाता है। इसके बाद सोवियत थ्रेट को रोकने के लिए यूएस क्या पॉलिसी अपनाता है, उसको भी देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ट्राइज टू कंटेन सोवियट्स। 1946 और 1947 के दौरान यूएस सोवियत रिलेशंस और खराब होते जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप पर सोवियत के प्रभाव से परेशान यूनाइटेड स्टेट्स उसे रोकने की पॉलिसी बनाता है। प्रेसिडेंट ट्रूमन की इस पॉलिसी को कंटेनमेंट कहा जाता है। इस पॉलिसी का एम सोवियत इन्फ्लुएंस को ब्लॉक करना और कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को रोकना था। इसके तहत अलायंसेस फॉर्म किए जाते हैं और वीक कंट्रीज की हेल्प की जाती है सोवियत एडवांसेस को रेजिस्ट करने में। ट्रूमन डॉक्ट्रिन को सबसे पहले टर्की और ग्रीस की हेल्प के लिए अनाउंस किया गया था। सोवियत यूनियन टर्की पर प्रेशर बना रही थी कि वो रशियन शिपिंग को टर्किश स्ट्रेट से फ्रीली फ्लो करने दे। टर्किश स्ट्रेट्स ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ते थे। टर्किश गवर्नमेंट सोवियत यूनियन की इस डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए इस रीजन में टेंशन्स बढ़ती जा रही थी। वहीं ग्रीस में सिविल वॉर शुरू हो गया था, जिसमें ब्रिटेन द्वारा सपोर्टेड ग्रीस गवर्नमेंट और ग्रीस की कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे से फाइट कर रही थी। 1946 में ग्रीस के पीएम कम्युनिस्ट पावर्स को रेजिस्ट करने के लिए अमेरिका से हेल्प मांगते हैं। प्रेसिडेंट ट्रूमन को लगता है कि ग्रीस और टर्की दोनों ही स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं और इनका सोवियत कंट्रोल में चले जाना अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं होगा। इसीलिए वो $400 मिलियन से भी ज्यादा की इकोनॉमिक और मिलिट्री एड टर्की और ग्रीस के लिए सैंक्शन करते हैं। इस तरह ट्रूमन डॉक्ट्रिन के जरिए सोवियत इन्फ्लुएंस को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा एक और प्लान था जिसका एम भी कम्युनिस्ट प्रभाव को कम करना था। इसे मार्शल प्लान कहा जाता है। वॉर के बाद ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप की हालत बहुत खराब थी। इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और फूड शॉर्टेजेस भी होने लगी थी।
ऐसी सिचुएशन में 1948 में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल सुझाव देते हैं कि यूएस को जरूरतमंद यूरोपियन कंट्रीज को मदद देनी चाहिए। इस असिस्टेंस प्रोग्राम को ही मार्शल प्लान कहा जाता है, जिसके तहत वेस्टर्न यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए फूड, मशीनरी और बाकी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये प्लान काफी सक्सेसफुल साबित रहता है। इसके तहत लगभग $13 बिलियन की फाइनेंशियल एड वेस्टर्न यूरोप के देशों को दी जाती है। यूएस का मानना था कि इकोनॉमी अगर अच्छी रहेगी तो कम्युनिज्म यहां अपने पैर नहीं जमा पाएगा। इस तरह वेस्टर्न यूरोप तेजी से रीबिल्ड होने लगता है। लेकिन इसी समय यूएस और उसके एलाइज का जर्मनी को लेकर सोवियत यूनियन से विवाद शुरू हो जाता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। द बर्लिन एयरलिफ्ट। सोवियत अपने पुराने दुश्मन जर्मनी को कमजोर और डिवाइडेड रखना चाहता था, लेकिन 1948 में फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स जर्मनी से अपने अपने फोर्सेस विड्रॉ करने का डिसीजन लेते हैं, जो कि याल्टा अग्रीमेंट के अनुसार वहां मौजूद थे, और अपने ऑक्यूपेशन जोन्स को एक नेशन फॉर्म करने की परमिशन देते हैं। इसके रिस्पॉन्स में सोवियत यूनियन वेस्ट बर्लिन को हॉस्टेज बना लेता है। हुआ ये था दोस्तों कि बर्लिन आता तो पूरी तरह सोवियत ऑक्यूपेशन जोन में था, लेकिन इसे भी बाकी जर्मनी की तरह 4 जोन्स में डिवाइड किया गया था। सोवियत यूनियन बर्लिन के वेस्टर्न जोन्स को कनेक्ट करने वाले हाईवे, वाटर और रेल ट्रैफिक को कट ऑफ कर देता है, जिससे सिटी स्टार्वेशन की सिचुएशन फेस करने लगती है। स्टालिन को लगता था कि या तो एलाइज वेस्ट बर्लिन को सरेंडर कर देंगे या फिर जर्मनी को रीयूनिफाई करने का अपना आइडिया छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमेरिकन और ब्रिटिश ऑफिशियल्स लगभग 11 महीने तक एयरप्लेन्स के थ्रू वेस्ट बर्लिन को फूड और बाकी सप्लाईज भेजते रहते हैं। मई 1949 में सोवियत यूनियन अपनी हार मान लेता है और ब्लॉकेड को खत्म कर देता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत करते हैं। इसके बाद 1949 से दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्पाइंग, प्रोपेगेंडा, डिप्लोमेसी और सीक्रेट ऑपरेशंस शुरू कर देती हैं और आगे जाकर दोनों राइवल अलायंसेस का फॉर्मेशन करती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से अलायंसेस फॉर्म होते हैं। सुपर पावर्स फॉर्म राइवल अलायंसेस। बर्लिन ब्लॉकेड ने वेस्टर्न यूरोप में सोवियत अग्रेशन के डर को और बढ़ा दिया था। इसकी वजह से 1949 में 10 वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस यूएस और कनाडा के साथ मिलकर एक डिफेंसिव मिलिट्री अलायंस बनाते हैं, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो कहा जाता है। अगर किसी भी नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो उसका जवाब सभी मेंबर्स मिलकर देंगे। एक तरह से ये कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट जैसा था। सोवियत यूनियन नेटो को अपने लिए खतरे की तरह देखता है और 1955 में अपना अलग एक अलायंस बनाता है, जिसे वॉर्सॉ पैक्ट कहा जाता है। इसमें सोवियत यूनियन के अलावा ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया और अल्बानिया शामिल थे। फिर 1961 में ईस्ट जर्मन्स ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करने के लिए एक वॉल का निर्माण करते हैं। यह बर्लिन वॉल वर्ल्ड के 2 राइवल कैंप्स में डिवाइड होने का सिंबल बन जाती है। इसके अलावा 1949 के बाद से ही दोनों सुपर पावर्स के बीच आर्म्स रेस भी शुरू हो जाती है और दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगता है। द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। जिस समय नेटो जैसे अलायंसेस फॉर्म हो रहे थे, उसी समय कोल्ड वॉर भी हीट अप होने लगा था। लग रहा था जैसे ये पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा। यूनाइटेड स्टेट्स के पास तो एटॉमिक बॉम्ब्स पहले से थे। 1949 में सोवियत यूनियन भी अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड करता है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रूमन और डेडली वेपन डेवलप करना चाहते थे। इसके लिए 1950 में वो थर्मोन्यूक्लियर वेपन यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब पर काम करना शुरू करने के लिए कहते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल होता है। 1952 में यूएस अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर लेता है, लेकिन सोवियत भी ज्यादा पीछे नहीं रहता और 1953 में वो भी हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करता है। इसके साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए एयरप्लेन्स और मिसाइल्स का डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। साथ ही दोनों पावर्स बड़े स्तर पर न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस करने लगती हैं
और इस तरह आर्म्स रेस की शुरुआत हो जाती है, जो आने वाले लगभग 4 दशक तक चलती रहती है। आर्म्स रेस के साथ ही एक और तरह की रेस कोल्ड वॉर के दौरान देखने को मिलती है, और वो थी साइंस, स्पेशली स्पेस के फील्ड में। आइए उसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। द कोल्ड वॉर इन द स्काईज। कोल्ड वॉर दोनों सुपर पावर्स के साइंस और एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी अफेक्ट करता है। अगस्त 1957 में सोवियत्स ऐसे रॉकेट का डेवलपमेंट अनाउंस करते हैं जो कि लंबी दूरी तय कर सकता था। इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम कहा जाता है। इसके बाद 4 अक्टूबर को इसी आईसीबीएम की हेल्प से सोवियत यूनियन स्पुतनिक को स्पेस में भेज देता है। स्पुतनिक दुनिया की पहली अनमैन्ड सैटेलाइट थी। ऐसे में अमेरिकन को लगता है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह गए हैं। यूएस गवर्नमेंट साइंस एजुकेशन में बहुत सारा पैसा लगा देती है और 1958 में यूएस भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है। 1960 में एक बार फिर आसमान में सुपर पावर के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सोवियत टेरिटरी पर सीक्रेट हाई एल्टीट्यूड्स स्पाई फ्लाइट्स शुरू कर दी थी, जिसके लिए U-2 नाम के प्लेन्स का यूज किया जाता था। मई 1960 में सोवियत्स एक U-2 प्लेन को मार गिराते हैं और उसके पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को पकड़ लेते हैं। इस इंसिडेंट ने कोल्ड वॉर की टेंशन्स को और बढ़ा दिया था। हालांकि इसके बाद भी यह हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होता। स्पेस राइवलरी इसी तरह कंटिन्यू रहती है। आइए अब कोल्ड वॉर के कुछ और एरीनाज को देख लेते हैं। एरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। बर्लिन कॉन्फ्लिक्ट को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अलावा भी कोल्ड वॉर के इतिहास में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब यूएस और सोवियत यूनियन आमने सामने होते हैं। उदाहरण के तौर पर 1950-53 का कोरियन वॉर, जहां अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है और कम्युनिस्ट पावर्स नॉर्थ कोरिया को। इसके अलावा 1955 का वियतनाम वॉर, 1960s का कॉन्गो क्राइसिस और 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर राइवलरी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती हैं। इसके बाद 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत ऑक्यूपेशन के दौरान भी दोनों राइवल अलायंसेस लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह ये सभी संघर्ष कोल्ड वॉर तक ही सीमित रहते हैं। अलायंस सिस्टम इस बार वर्ल्ड वॉर की शुरुआत नहीं करता। इसके पीछे एक कारण यह था कि दोनों ही सुपर पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे और सभी ये जानते थे कि अगर फुल स्केल वॉर हुआ तो उसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स एक तरह से डिटरेंस की तरह काम करते हैं। हालांकि दोनों पावर्स के बीच की राइवलरी को ये नहीं रोक पाते, जो हमें अलग अलग तरीके से कोल्ड वॉर में देखने को मिलती है। कंक्लूजन। दोस्तों, कोल्ड वॉर एक तरह से पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर संघर्ष था, जिसमें दो ऑपोजिट इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज यानी कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म भी आमने सामने थी। इसके अलावा ये कम्युनिस्ट स्टेट और डेमोक्रेसी के बीच टकराव तो था ही, दुनिया के ज्यादातर देश एक या दूसरी पावर के साथ अलायंस में आ गए थे। इस तरह कोल्ड वॉर न सिर्फ यूएस और सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अलायंसेस पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन के ब्रेक होने के साथ ही कोल्ड वॉर का भी एंड हो जाता है और उसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर दुनिया में रह जाती है, यूएसए।